हेलो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। आज हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नियोलिथिक एज कब से कब तक था? 8000 BCE से लेकर 4000 BCE तक था। Neolithic age, from food gatherer to food producer. Towards the end of the Mesolithic age, certain changes had begun in the life of early humans. Climate was changing and so was their power of observations of things around them. जैसे जैसे मेसोलिथिक एज घट रहा था, ख़त्म होने की कगार पर था, वैसे वैसे अर्ली ह्यूमंस में कई सारे चेंजेस, बदलाव उनमें आ रहे थे। क्लाइमेट भी बदल रहा था और उनके ऑब्जर्वेशन करने की जो क्षमता थी वो भी बदल रही थी। द न्यूलिथिक एज इज़ कंसिडर्ड टू हैव लास्टेड फ्रॉम 8000 टू 4000 BCE। बताया गया है 8000 BCE से लेकर 4000 BCE तक ही न्यूलिथिक एज था। The beginning of Neolithic age shows a remarkable change in the life of humans. अब न्यूलिथिक एज की जैसे ही स्टार्ट हुआ, ह्यूमन के लाइफ में, ह्यूमन के जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन आए। In this age, the most important development was when they learned to cultivate their own food. इस एज में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या हुआ? सबसे अच्छा विकास, सबसे महत्वपूर्ण विकास क्या हुआ? इंसानों ने फसल उगाना सीख लिया। We have no evidence how people learned about food cultivation. हमें कोई जानकारी अभी तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है कि इंसानों ने कल्टीवेशन कैसे सीखा। They must have probably noticed that when seeds fall on the ground, then new plants start growing on the same spot. This must have given them the idea of growing crops. उन्होंने पक्का नोटिस किया होगा सीड का पेड़ से गिरना और फिर धीरे धीरे उसी सीड से जर्मिनेशन प्रोसेस होना और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होना उसी सेम स्पॉट पर। ये पूरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोटिस किया होगा, जिसके कारण उनको कल्टीवेशन की जानकारी हुई होगी। This change was not a sudden radical change, but a gradual one. ये जो चेंज था ये अचानक से हुआ चेंज नहीं था, ये धीमा धीमा चेंज हो रहा था। It took over hundreds of years for them to completely understand the art of cultivating their food and grow crops and to become food producers. किसानों को क्रॉप कल्टीवेशन की जानकारी होने में कितना वक्त लग गया? लगभग hundreds of years। इस आर्ट को सीखने में उन्हें टाइम लग गया। ठीक है, सो लर्न टू यूज़ द प्लफ टू प्रिपेयर द लैंड फॉर सोइंग द सीड्स। और उन्होंने यह भी सीखा कि लैंड को किस तरह से प्लफ किया जाता है। ज़मीन की खुदाई करते हैं ना हम लोग बीज रोपने से पहले, उसी को प्लफिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आर्ट सीखने में इन्हें काफ़ी टाइम लगा। दे बिगैन बाई कल्टिवेटिंग वीट, बार्ले एंड राइस एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस। अब उन्होंने क्या क्या बोया? सबसे पहले वीट बोया, बार्ले बोया और कुछ राइस के सीड्स बोए। ठीक है, कई जगहों पर। एविडेंसेस ऑफ दिस हैज़ बीन फाउंड एट मेहरगढ़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है मेहरगढ़। ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। ठीक है, यहाँ पर पाया गया एविडेंसेस। ठीक है, एक्सकैवेशन हुआ तो यहीं पर पाया गया। ठीक है, राइस कल्टीवेशन वॉज डन इन ईस्ट इंडिया एज वेल एज कोलदिहवा इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोलदिहवा जो जगह है और ईस्ट इंडिया में राइस कल्टीवेशन का एविडेंस पाया गया। द नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस देयर नीड टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब नॉलेज इनको मिल गया कल्टीवेशन का, जिसके कारण इनको भटकना जो पड़ता था प्लेस टू प्लेस खाने की तलाश में, वो उनको कम हो गई। दे स्टार्टेड टू सेटल एट वन प्लेस एज दे हैड टू टेंड टू देयर क्रॉप्स, वाटर देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल अटैक्स। अब उन्हें क्या करना शुरू कर दिया? वो सेटल हो गए एक ही प्लेस पे, क्योंकि उन्हें अपने क्रॉप्स को बचाना होता था, उन्हें पानी देना पड़ता था, उन्हें जानवरों से भी बचाना पड़ता था। They started to lead a settled life and began to live in places which were near sources of water like rivers and lake. जहाँ भी ये लोग बसते थे वो जगह अक्सर नदी या लेक्स के किनारे ही होती थी।
This led to the concentration of people at one place. इसी कारण से जब सब नदी के किनारे ही बसना शुरू करेंगे तो एक ही जगह पे काफ़ी लोग जमा हो जाएंगे, काफ़ी लोग रहने लगेंगे उसी जगह पर. With this dependence on hunting reduced as agriculture provided them with a good supply of food. और इस कारण से लोग जो है कल्टीवेशन प्रोसेस सीख गए थे, तो हंटिंग जो था प्रोसेस वो थोड़ा कमज़ोर हो गया था. लोग हंटिंग पे कम डिपेंडेंट होने लगे थे. लोग कल्टीवेशन ही करके काफ़ी क्रॉप्स जमा कर लेते थे और उनके खाने पीने का काफ़ी सामग्री उपलब्ध हो जाता था उस कल्टीवेशन से. Along with this, a number of other changes also came about in the life and lifestyle of human beings. और भी काफ़ी तरह के बदलाव और परिवर्तन आए. किस में आए? लाइफ और लाइफस्टाइल में आए. किसके आए? ह्यूमन बींग्स के लाइफ और लाइफस्टाइल में बदलाव आए काफ़ी. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स सब तुम देख लो. मेहरगढ़ यहाँ पर है पाकिस्तान में. बुर्जा होम जो है वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में. ठीक है. दाओजली हेडिंग जो है वो आसाम में है. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. अब इंसान धीरे धीरे विकास जैसे जैसे इंसानों में हुआ, इंसानों ने जानवरों को पालना भी शुरू किया, उन्हें ट्रेनिंग देना भी शुरू किया. ह्यूमन स्लोली स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. लाइक पहले कौन कौन से जानवरों से स्टार्ट किया इंसानों ने पालना? किन किन जानवरों को पालना शुरू किया? डॉग को, शीप को, गोट को, कैटल को. It is believed that the first animal to be tamed was the dog. ऐसा माना जाता है कि पहला जानवर जो टेम किया गया था वो था कुत्ता. Dogs help them in protecting their crops. Dogs मदद करते थे इंसानों की किस चीज़ में? उनके क्रॉप्स का देखभाल करते थे डॉग्स. It is thought that dogs started living close to humans to eat the leftover meat. माना जाता है कि कुत्ते जो थे उनका इंसानों से दोस्ती तब हुआ होगा जब इंसान जो मीट खाते थे और जो लेफ्ट ओवर छोड़ देते थे तो वो कुत्ते खाते होंगे और उसी से इंसानों और कुत्तों के बीच में दोस्ती हुई होगी. Their tendency to bark on approach of any animal or person made humans recognize their usefulness as watchdogs. जब इंसानों ने महसूस किया कि कुत्ते जो हैं वो बाहरी इंसानों या बाहरी जानवरों के आने पर बार्क करते हैं, भौंकते हैं, तो इंसानों ने उनका यूज़फुलनेस समझा. गोट एंड शीप प्रोवाइडेड देम विथ मिल्क एंड वूल. ऑक्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब गोट और शीप को क्यों पालते थे? क्योंकि उनसे मिल्क मिलता था और वूल मिलता था. ऑक्स को क्यों पालते थे? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती थी. एनिमल्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर देयर मीट एज दे मल्टीप्लाई फास्टर. अब एनिमल्स को पाला इसलिए भी जाता था, उनके मीट के लिए भी पाला जाता था क्योंकि वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मल्टीप्लाई होते जाते थे. Therefore, milk and meat were readily available and this further reduced the need to move from place to place. अब मिल्क और मीट इंसानों को दोनों उपलब्ध होने लगी, आसानी से उपलब्ध होने लगी. अब इस कारण से इंसान जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करना छोड़ दिए. Humans started to maintain flocks and herds of animals for food, especially for the months when crops didn't grow. Humans क्या स्टार्ट करने लगे? फ्लॉक्स इकट्ठा करने लगे और हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को इकट्ठा करने लगे ऐसे महीनों के लिए जिन महीनों में क्रॉप्स नहीं उगते हैं. मेकिंग. Humans must have learned from some fire accident that if wet clay was kept in fire, it strengthened and retained its shape. पक्का जंगल में कभी आग लगी होगी और वहाँ पर मौजूद जो मिट्टी होती है वो जल के सख्त हो गई होगी. इंसानों ने ऐसा देखा तो इंसानों ने ऑब्ज़र्व किया कि बेक कर दिया जाए अगर मिट्टी को तो वो स्ट्रेंथन हो जाती है और अपना शेप रिटेन कर लेती है. दिस इज़ प्रोबेबली हाउ ब्रिक्स केम इनटू बीइंग. धीरे धीरे इंसान जो है वो ऑब्ज़र्व करते गए होंगे और ईंटा जो है वो हमारे सामने ह्यूमन बीइंग के सामने उपलब्ध हो गया. यूज़ ऑफ ब्रिक्स टू मेक वॉल्स हैज़ बीन फाउंड इन मेनी अर्ली सिविलाइजेशंस विच हैव बीन अनअर्थड. इन खुदाइयों पर जो हमें अवशेष मिले हैं उनमें ईंट भी पाया गया है. डिस्कवरी ऑफ व्हील. नो वन नोज़ हाउ एंड व्हेन द व्हील वॉज डिस्कवर्ड. कोई नहीं जानता कि कैसे और कब व्हील का डिस्कवरी हुआ. Somebody must have observed that a round block of wood was much easier to move than a square block. ने पक्का ऑब्जर्व किया होगा कि सर्कुलर लॉग को घुमाना ज़्यादा आसान है स्क्वायर लॉग को घुमाने से. A rolling log or a piece of wood possibly made him understand that this could be a great help to move things rather than drag them over the earth's surface. जब रोलिंग लॉग का इस्तेमाल किया होगा इंसानों ने तो उन्होंने पाया होगा कि उसको ड्रैग करने से ज़्यादा आसान है कि किसी रोलिंग लॉग पर रख कर उसे खींचना.
जिससे कि वो ऑब्जेक्ट आराम से रोल हो जाए। दिस मस्ट हैव लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, और इसी तरह से इंसानों ने व्हील का इन्वेंशन किया होगा। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द व्हील, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ये सबसे बड़ा विकास, सबसे बड़ा इन्वेंशन माना गया है ह्यूमन हिस्ट्री का, व्हील। It made it easy for people to move logs from one place to another. It helped them create carts and move loads easily. This also led to the making of pottery for cooking and storing food. ने आसान कर दिया इंसानों का जीवन, जिसके कारण इंसान अब कोई भारी से भारी वस्तु को भी आराम से रोलिंग लॉग के ऊपर रख कर ईजिली बिना ड्रैग किए हुए उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और ये इंसानों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, और इसके कारण इंसानों ने पॉटरी मेकिंग भी सीखा, क्योंकि वो क्रॉप कल्टीवेट भी कर रहे थे। इसके कारण उनके पास क्रॉप भी इकट्ठा हो रहा था और उन क्रॉप्स को रखने के लिए जगह की ज़रूरत थी, जिसके कारण उन्होंने पॉटरी का भी इन्वेंशन किया। डेवलपमेंट ऑफ द पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट कैसे हुआ? देयर वॉज अ नीड टू मेक पॉट्स टू स्टोर वाटर एंड फूड। अब ज़रूरत हुई कि पानी और फूड को भी इकट्ठा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। शेपिंग मड इनटू अ पॉट रिक्वायर्ड अ ब्लॉक ऑफ वेट क्ले विच हैड टू बी मेड हॉलो फ्रॉम इनसाइड। मड को इस तरह से शेप दिया जाता था कि उसके बीच में हॉलो बन जाए, जिसमें कोई भी खाद्य वस्तु इकट्ठा की जाए, एकत्रित की जाए। While shaping the clay as a pot, someone may have realized the benefit of rotating the block of clay rather than going around it to shape it. अब इंसानों ने महसूस किया होगा कि रोटेट करके पॉट बनाना ज़्यादा इजी है, बिना पॉटर व्हील के पॉट बनाना ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरह पॉटर व्हील का इन्वेंशन हुआ होगा। This possibly led to the development of the potter's wheel, which improved the art of making pottery. और इस तरह से मिट्टी से पॉटरी बनाने की कला जो थी वो और धीरे धीरे विकसित होते गई। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉटरी के बारे में। The pottery of those days didn't consist of the porcelain cups and saucers that you see today. आजकल जो तुम पोर्सिलेन कप्स और सॉसर्स देखते हो, वैसा पॉटरी उस समय नहीं बनाया जाता था। The cultivation of food gave rise to the need for the pots to store and cook food. अब कल्टीवेशन जैसे जैसे हम लोग खाने का करते गए, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते गए, को रखने के लिए जगह की ज़रूरत भी पड़ने लगी। Earthen pots have been found at several sites from this period. Some of them are even decorated with designs. अब earthen pots मिले हैं, कहाँ मिले हैं? जब एक्सकैवेशन साइट्स में जब खुदाई हुई, जब एक्सकैवेशन हुआ, खुदाई हुई कई साइट्स में, तो वहाँ पर क्या पाया गया? वहाँ पर earthen pots मिले, ठीक है, जिनमें काफ़ी सारा डिज़ाइन भी बना हुआ था और वो डेकोरेट भी किए हुए थे। Clay pots were made by early humans. These clay pots were baked to make them strong. इन क्ले पॉट्स को बेक किया जाता था इनका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। In many places, woven baskets and pits in the ground have been found which must have been used for storing grains. जगहों पर खुदाई के दौरान woven basket भी पाए गए हैं और पिट्स भी मिले हैं, जिसमें इंसान पक्का उनका इस्तेमाल उन चीज़ों का क्यों करते होंगे? खाने को स्टोर करने के लिए करते होंगे। टूल्स, अब किस तरह का टूल्स इस्तेमाल करते थे न्यूलिथिक एज के लोग? टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज वर बेटर दैन द अर्लियर स्टोन एज वंस। अब जो मेसोलिथिक एज के जो लोग थे और पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे, उनके टूल्स से तो जाहिर सी बात है बेहतर ही होंगे टूल्स न्यूलिथिक एज के। दे वर गिवन अ फाइनर एज एंड स्टार्टेड टू गेट हैंडल्स। टूल्स के जो किनारे थे वो और शार्पर हो गए और उनमें अब हैंडल्स भी लग गया। Axes, blades, arrows, spearheads, hammers, chisel, pestle and mortar have been found from this age. अब ये सारे टूल्स पाए गए, ठीक है, इस एज में। Axe was used to clear the land for cultivation. कुल्हाड़ी का किस चीज़ में इस्तेमाल होता था? कल्टीवेशन में होता था, लैंड के कल्टीवेशन में होता था। Which was the most important development? ये सबसे important development था। पेसल एंड मोर्टार वॉज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। पेसल और मोर्टार का इस्तेमाल कब होता था? ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्रेन्स का मतलब ग्रेन्स को पीसने के लिए। सिकल वॉज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। सिकल का इस्तेमाल किस चीज़ में होता था? हार्वेस्ट करने में। क्रॉप्स की कटाई में सिकल का इस्तेमाल होता था। वेटेड डिगिंग स्टिक्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस। अब बहुत भारी भारी डिगिंग स्टिक्स भी पाए गए हैं, कई जगहों से पाए गए हैं।
इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड, और इनका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता था? मिट्टियों की खुदाई में। एरोज वर यूज्ड फॉर हंटिंग, एरोज का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता था? हंटिंग में। अलॉन्ग विद दीज टूल्स दे ऑल्सो यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स विच वर मेनली यूज्ड इन फिशिंग। उन्होंने एनिमल के बोन से भी बना हुआ टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसका कि इस्तेमाल वो लोग किस चीज़ में करते थे? फिशिंग के दौरान करते थे। वे ऑफ लाइफ, अब उनके जीने का तरीका कैसा था? विथ लीडिंग अ मोर सेटल्ड लाइफ ब्रॉट अबाउट सेवरल अदर चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। Since they didn't have to worry about finding food all the time, they had time to do other things. इंसान को खाने को इकट्ठा करने की चिंता नहीं रहती थी, तो उनके पास काफ़ी टाइम उपलब्ध रहता था। तो इस स्पेयर टाइम में वो लोग कल्चरल मीटिंग करते थे। इसी तरह धीरे धीरे कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन होने लगा, और धीरे धीरे वही कम्युनिटीज़ गाँव में तब्दील हो गई। As the community became more and more close-knit, they started dividing work amongst themselves. अब जैसे जैसे विलेजेस का और कम्युनिटीज़ का विकास होते गया, इंसानों ने अपने अपने ऑक्यूपेशंस को बांट लिया। दिस इवेंचुअली गेव राइज टू न्यू ऑक्यूपेशंस एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। इस तरह से लेबर का भी डिवीज़न हो गया कि किनको क्या काम करना है। दे ऑल्सो फॉर्म ट्राइब्स विथ देयर ओन स्पेसिफिक कस्टम्स एंड बिलीव्स, और उसके बाद धीरे धीरे ट्राइब्स का फॉर्मेशन होने लगा, जिनका अपना कस्टम्स है, अपना सोच है, अपना विचारधारा है, अपनी रीति रिवाज है। ऑक्यूपेशंस, अब किस तरह का व्यवसाय करते थे उस समय के लोग, क्या क्या काम करते थे? पीपल इन दिस पीरियड एंगेज्ड इन फार्मिंग, फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, पॉटरी बनाते थे, वीविंग करते थे, बुनाई करते थे, और डाइंग करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वीविंग के बारे में। In this age, people learn to make baskets and slowly learn to weave cloths. धीरे धीरे इंसानों ने बास्केट बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे कपड़े बुनने लगे। They must have observed the birds weaving their nest and must have got the idea from there. अब इंसानों ने वीविंग करना कहाँ से सीखा होगा? पक्का इंसानों ने चिड़ियों को देखा होगा घोंसला बनाते हुए, और उनसे उनको आइडिया मिला होगा। पेंटिंग, कैसा पेंटिंग करते थे? पेंटिंग्स वर डन ऑन द स्टोन्स और वॉल्स ऑफ केव्स एंड दीज डिपिक्ट देयर इमोशंस। पेंटिंग्स किए जाते थे कहाँ पर? स्टोन्स पर किए जाते थे और दीवालों पर किए जाते थे। किसके दीवालों पर? केव्स के दीवालों पर। और यही डिपिक्ट करते थे, क्या डिपिक्ट करते थे कि कैसा वो लोग इमोशंस, कैसा फील करते थे उस समय के लोग, कैसा महसूस करते थे। Scenes of hunting, dancing, processions and so on have been found on the wall of caves. अब किस तरह के सीन बने हुए हैं उसमें? हंटिंग के सीन बने हुए हैं, डांसिंग करते हुए सीन बने हुए हैं, प्रोसेशंस के सीन बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं? केव्स के वॉल्स पे, ठीक है। Dwellings. In the Neolithic age, people began to live in thatched huts or pit houses, which have been found at number of places. इंसान कहाँ रहा करते थे? थैच्ड हट्स में, जो भूसे वाले हट्स होते हैं और मिट्टी के हाउसेज होते हैं, उन सब घर में रहा करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट हाउसेस अंडरवेंट अ ग्रेजुअल चेंज। धीरे धीरे मिट्टी के हाउस में धीरे धीरे विकास जैसे जैसे होते गया, उनके घर में भी बदलाव होते गया। सम पिट हाउसेज वर बिल्ट विथ लॉग्स एंड स्टोन्स एंड ब्रिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। अब जिस तरह का अवेलेबिलिटी था, लॉग्स अगर ज़्यादा अवेलेबल थे या स्टोन्स ज़्यादा अवेलेबल थे, उतना ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था उनको घर बनाने में। अगर मान लो कि किसी जगह पे खाली स्टोन्स मौजूद हैं, स्टोन के घर बने हुए हैं, कहीं पे ब्रिक्स ज़्यादा है तो ब्रिक्स के घर बने हुए हैं, कहीं तीनों चीज़ ज़्यादा है तो तीनों चीज़ का मिक्सचर बना हुआ है। Such pit houses have been found at बुरजाहोम in present day जम्मू एंड कश्मीर। बुरजाहोम देखे थे ना हम लोग जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर कुछ मिट्टी के घर पाए गए हैं वहाँ पर जब खुदाई हुई तो। But not all the people suddenly settled down into farming and living in pit houses. Many tribes continued to live in the jungles and remain hunter-gatherers. सारे लोग अब मिट्टी के घरों में नहीं रहते थे। कुछ जनजातियों ने ऐसा भी फैसला किया कि वो जंगलों में ही रहा करेंगे और हंटर्स और गैदरर्स ही बने रहेंगे। इवन टुडे, आजकल के समय में भी तुम कई ट्राइब्स देखे होंगे, हमारे दुनिया में कई जगह पे हैं, पाए जाते हैं, जो आज भी हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग फूड ही जिनका मुख्य व्यवसाय है, और वो आज भी जंगलों में ही रहते हैं और काफ़ी कम फार्मिंग करते हैं। रिलीजन, उस समय के लोग अब कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, आओ देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस वर स्केयर्ड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर। पहले के लोग जो थे वो लाइटनिंग और थंडर से डरते थे। दे मस्ट हैव सफर्ड फ्रॉम फायर, स्टॉर्म और लाइटिंग एंड हेवी रेन्स एंड दे डिडंट नो द एक्चुअल कॉज फॉर दीज नेचुरल डिजास्टर। अब
कभी भी उनका सामना पक्का हुआ होगा लाइटनिंग से, हेवी रेन से, और इस तरह के सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को, उससे समझ नहीं पाते थे। It is possible that this led them to believe that these were powers beyond their control which could cause damage to their lives. अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब जो पावर्स हैं ये उनके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं और ये सब उनके लाइफ्स को डैमेज भी कर सकती हैं। इसके कारण वो लोग और डरने लगे और इस पावर को वो धीरे धीरे पूजा करने लगे। These forces of nature like sky, rain, wind and sun as gods, और sky, rain, wind और sun को वो भगवान मानने लगे। They hope to appease them and believe that these forces will not harm them if they are worshipped. उन्हें ऐसा लगने लगा कि अगर इनकी पूजा की जाने लगी तो ये लोग इन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। कौन नहीं हार्म पहुंचाएंगे? सन, विंड, रेन, स्काई, ये सब इन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में। कैल्कोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? 4000 BCE से लेकर 2000 BCE तक था। The period between 4000 to 2000 BCE is known as the Chalcolithic period. अब 4000 से लेके 2000 ईसा पूर्व तक के समय को ही हम कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। दिस इज़ द पीरियड व्हेन इट इज़ बिलीव्ड ह्यूमंस स्टार्टेड टू यूज़ मेटल। इसी पीरियड के दौरान इंसानों ने मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कॉपर इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय पीपल। कॉपर जो था वो पहला मेटल था जो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया होगा। द कैल्कोलिथिक पीरियड इज़ दस द पीरियड व्हेन बोथ कॉपर एंड स्टोन वर ब्रॉट इनटू यूज बाय ह्यूमंस। कैल्कोलिथिक पीरियड वही पीरियड था जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया जाने लगा इंसानों के द्वारा। दाऊजली हेडिंग एंड अर्ली सिविलाइजेशन। दाऊजली हेडिंग कहाँ पर है? तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम के। Signs of human settlements of the Neolithic age were found here along the Brahmaputra Valley. अब ब्रह्मपुत्रा वैली में, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ये दाऊजली हेडिंग जो है ये बसा हुआ है, ठीक है। The excavations from this region have shown stone tools of different shapes. अब यहाँ पर जब excavation हुआ तो क्या पाया गया? Stone tools पाए गए अलग अलग shapes के। Peculiar shapes were those of broad cutting edges, wedge blades and grooved hammer stones. किस किस तरह के shapes के औजार मिले वहाँ पर? Wedge blades मिले, grooved hammer stones मिले। The excavation at Daujali heading yielded pottery of greyish color depicting basket and cord impressions on the outer surface. वहाँ पर पॉटरी भी मिला ग्रे कलर का, ठीक है। पत्थर पाए गए, किस रूप में पाए गए? कॉर्न क्रशर के रूप में पाए गए और पेसल्स के रूप में पाए गए। जडाइट स्टोन जो था वो भी वहाँ पर पाया गया। तो अब चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो कल क्लास में आके पूछ लोगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आंसर बना जाओगे। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। क्यों अच्छा नहीं लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।